हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द क्लास। तो देखिए, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अपन इजेड नॉमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये आपको पता चल गया होगा। और मैंने बताया था कि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर को किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सिस किस तरीके से बोल सकते हो, ट्रांस किस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे कि इस टाइप के कंपाउंड में आप सिस ट्रांस नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो आज हम सीखेंगे इसकी नेमिंग की, इसकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इजेड के तरीके से इसको नेमिंग करते हैं। प्लस आज मैं आपको बहुत सारे स्टीरियोजेनिक एरियाज बताऊंगा। स्टीरियोजेनिक एरिया का मतलब है कि किस किस रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अबाउट आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेकेंड पार्ट, इजेड नॉमेनक्लेचर। देखो, अगर हम बात करें इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी कौन सी, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम तो है। पहले हमें उसका कंडीशन देखनी थी, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम तो है ही, ये बात ठीक है। दूसरा चीज, यहां पर ग्रुप्स, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मतलब इसके सामने पहले Br आ रहा है, अगर मैं घुमा दूंगा तो फ्लोरीन के सामने क्या लिखेगा, उसको आयोडीन लिखेगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो इस केस के लिए हो रही है। लेकिन यहां पर हम सिस और ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते यार। हम ये नहीं बोल पाएंगे ये कंपाउंड सिस है, ये दूसरा कंपाउंड ट्रांस है। तो उसके लिए एक नया दूसरा सिस्टम बनाया, जिसके लिए सर्वगुण मतलब कि सारे कंपाउंड्स को आप नेमिंग कर सकते हो। दैट इज इजेड नॉमेनक्लेचर। पहले तो ये है कि इसका इजेड नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका नाम है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर है और कुछ नहीं है। जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग ई का मतलब होता है सेम, सॉरी अपोजिट साइड पर ई होता है अपोजिट। इसका नाम होता है एंटीजेन करके, एंटीजेन जेन जेन के। और जेड का होता है जुस्समान, जेड यू डबल एस ए एम एम, शायद ऐसी स्पेलिंग है, कुछ नहीं मुझे याद नहीं हो सकती, शायद हो सकता है। तो इसको ई फॉर्म बोलते हैं और इसको अपन जेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको जेड फॉर्म बोल देते हैं। ई और जेड होता क्या क्या है वो भी बता दूंगा। जर्मन वर्ड्स है, जर्मन वर्ड्स है। आपका जर्मन वर्ड्स भैया ऑर्गेनिक में सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो जर्मन वर्ड्स के लिए ई का मतलब होता है अपोजिट और जेड का मतलब होता है सी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। इजेड नॉमेनक्लेचर डिसाइड कैसे करेंगे कि इसके लिए क्या है। तो इसके लिए रूल्स अपने पास है, बहुत सिंपल से रूल्स है, उनको रूल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं इजेड नॉमेनक्लेचर के बारे में। इजेड नॉमेनक्लेचर इज डन, इजेड नॉमेनक्लेचर इज डन, नॉमेनक्लेचर इज डन by deciding the priority of attached group, priority of attached group, देख लो, priority of attached group according to C I अरे P। देखो साइंटिस्ट है भाई, तीनों भाई साइंटिस्ट ने मजे लेके काम किया। क्या है, सी मतलब कि कैन, CAHN, इसी तरीके से नाम याद नहीं रखने किसी को भी, मैं तो याद हो गए हैं मुझे, इन गोल्ड, और ये है प्रिलॉग, इस तरीके से ही नाम है। CIP डॉट नहीं लगाएगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम में भैया डॉट नहीं लगता, तीन अलग अलग साइंटिस्ट है। CIP सीक्वेंस रूल, इनको सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग यहां पे लिया गया। CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी को डिसाइड करोगे। इन ग्रुप की, जो भी ग्रुप अटैच्ड है ना, इनकी प्रायोरिटी को आप डिसाइड करोगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए चेक कर लेते हैं और ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर। इसको हटा देता हूं मैं। देखो, प्रायोरिटी की बात की है तो सबसे इसमें रूल्स है यार, है ना। सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या चलता है ना, उसमें रूल्स हैं, अपने को रूल्स ध्यान रखने होते हैं। और रूल्स बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा ही इजी है, लल्लू है, ऐसा कुछ ध्यान रखने की खास जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो सीआईपी सीक्वेंस रूल चेक करते हैं कि सीआईपी सीक्वेंस रूल क्या होते हैं और कैसे आप प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो जैसे कि रूल नंबर 1 बात करें सीएपी सीक्वेंस रूल में, तो सीक्वेंस रूल में रूल नंबर 1, सबसे पहले प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड एटम से। ठीक है ना, तो चेक द एटॉमिक नंबर ऑफ, चेक द एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर चेक करना है सबसे पहले, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग में क्या रहता है, एटॉमिक नंबर ही डायरेक्टली कनेक्टेड एटम का एटॉमिक नंबर में चेक करना है। तो एटॉमिक नंबर के लिए
मोर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। मोर द एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रायोरिटी मोर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। ठीक से लिख दो मैं, मोर विल बी द प्रायोरिटी। सही है भाई, इसको समझना किस तरीके से होगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्लियर हो गई बात। तो प्रायोरिटी ज्यादा इफ ई और जेड के लिए तो बता दू कैसे डिसाइड करेंगे। इफ टू सेम या टू हायर प्रायोरिटी, इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, प्रेजेंट ऑन सेम साइड। देखना, अगर दो ग्रुप सेम साइड पर होंगे, मैंने बताया आपको, अगर दोनों ग्रुप सेम साइड पर होंगे, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पर होंगे, दैट इज कॉल्ड जेड फॉर्म। देखो ये पहली बात याद रखना, ई और जेड, सिस और ट्रांस, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, सिस के लिए दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, तो जेड वाला कैसा हो गया हमारा, सेम पर आ गया। ई वाला कैसा हो जाएगा, अपोजिट पर आ जाएगा। इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, सुनना ढंग से इसको, अपोजिट साइड ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी भाई, ई फॉर्म हो जाएगी। ठीक है यार, हाँ निकाल के चेक करते हैं किस तरीके से आपने निकाला सर, बता दो दीजिए। चलिए देखिए, तो एग्जांपल नंबर 1 की बात करेंगे, कैसे निकाल लिया अपन ने। जैसे अपन ने जो छोड़ा था वही निकाल लो। जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया क्लोरीन, यहाँ लगाया हमने ब्रोमीन और यहाँ लगाया पहले आयोडीन। तो देखो, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन देखा, इसके बाद इस कार्बन से, जो भी कार्बन से अटैच्ड ग्रुप है उनको देखा, यहाँ Br और यहाँ I। इन दोनों का चेक किया एटॉमिक नंबर, इन दोनों का एटॉमिक नंबर चेक किया, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सोचो सोचो जल्दी से, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है दोनों में से, इट इज आयोडीन का। मुझे पता है, देखो एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कंपेयर तो कर सकते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का ज्यादा है। तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये वाली, इन दोनों में, अब इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये वाली है कि नहीं। और दोनों हायर प्रायोरिटी कौन सी साइड है, सेम साइड है। देखो इस डबल बॉन्ड के इधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। इफ बोथ हायर प्रायोरिटी आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, दैट इज कौन सी फॉर्म कहलाएगी हमारी, हायर प्रायोरिटी सेम साइड, दैट इज जेड फॉर्म। ये होगी तुम्हारा करना, बिल्कुल नाम क्लियर है, सिस ट्रांस करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कंडीशन देखिए, नॉमेनक्लेचर किया। नॉमेनक्लेचर के लिए ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें ग्रुप सेम नहीं दिखेंगे उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। सेम है नहीं है तब भी ज्योमेट्रिकल हो सकती है, नाम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक देखा तुमने सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, दूसरा देखा तुमने ईजेड। ईजेड के लिए रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को दिमाग में रखना। तो पहला रूल बहुत ही सिंपल है, मतलब सारे रूल सिंपल है। पहला रूल है कैसा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ग्रुप्स की प्रायोरिटी ज्यादा। ग्रुप पे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करी, इन दोनों में से छाटा, ये वाला छाट दिया, इन दोनों में से छाटा, ये वाला छाट दिया। प्रायोरिटी पता, वहां पर क्या था, ग्रुप्स पता है, स्पेसिफिक ग्रुप सेम है, तो ठीक। यहाँ पर प्रायोरिटी पता, प्रायोरिटी दोनों सेम साइड पर, हायर प्रायोरिटी सेम साइड, जेड फॉर्म। याद करने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक कैसे है। देखो मैं दिमाग में रखता हूँ हमेशा सिस और ट्रांस, थोड़ा सा मैं दिमाग में ऐसे उल्टा सीधा रख लेता हूँ कभी कभी, ये सेम साइड पर और ये अपोजिट साइड पर है ना। तो ऐसे सिस के लिए सिस को मिला दो, ट्रांस के लिए ट्रांस को मिला दो, हमें याद रहता है ई और जेड, उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा क्रॉस करके बना दो इसमें। जेड के लिए सेम, ई के लिए अपोजिट। अब देखो जेड के लिए सेम, ई के लिए अपोजिट, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, हमें बस सर ने बताया था जेड के लिए सेम यानी कि जेड सिस जैसा होता है, मतलब सिस जैसा ही बढ़ा दिया। सिस वाला ट्रांस, मतलब सिस वाला ई भी हो सकता है बेटा, सिस वाला जेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। ये बात दिमाग में रखना, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ईजेड एंड सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। ये अपन देख लेंगे आगे, अपन बहुत सारे एग्जांपल्स को चेक करेंगे ना, तो अपने को पता चलता रहेगा कि ऐसा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। तो पहला बात समझ में आ गई है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ई और जेड निकालना सीख गए हैं, तो हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलिए दूसरा रूल लिखे। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा मैं इस पे, जिससे कि अपने को पता चल पाए कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखते चलो फटाफट फटाफट। पहला हो गया, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम नहीं है, तो ये काम हो गया। सेकंड, अगर रूल नंबर सेकंड लिख दो इस पे, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट atom is same, then check, क्या करोगे भाई, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास कर लेंगे सर, बिल्कुल। then check atomic mass of first atom, देखो कितना इजी है।
पहले तुमने एटॉमिक नंबर चेक किया, फिर तुमने एटॉमिक मास चेक कर दिया। पहले एटॉमिक नंबर, जहां पर पहले तुम्हें प्रायोरिटी मिल गई वहीं पर रुक जाना है, फिर आगे नहीं बढ़ना है कि सर एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास से करूंगा मैं तो। अरे एटॉमिक नंबर पहले होता है, समझ में आया? एग्जांपल देखो इसके एग्जांपल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगाया मैंने H, यहां लगाया मैंने Cl। एटॉमिक मास की बात किया ना, ठीक है। यहां लगाया OH, यहां लगाया मैंने ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन देखो ये 18 है और ये नॉर्मल वाला 16 है। चेक करिए फटाफट से, आपके पास है 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड है, जल्दी से फटाफट से चेक करो। वीडियो को पॉज कर लो, देन उसके बाद चेक करो, फिर उसके बाद देखो कि तुमने आंसर सही निकाला है कि नहीं, प्रायोरिटी वाले बेसिस पे। सोचो 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 बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? देखो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें इधर के ग्रुप की, तो इन दोनों में तो मुझे लिख रहा है Cl की हायर प्रायोरिटी है, बिल्कुल। इन दोनों में पहले चेक किया मैंने किसको, ऑक्सीजन को, फिर चेक किया मैंने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को बढ़ाया, एटॉमिक नंबर से दोनों मार खा गए। फिर मैंने ऑक्सीजन एटॉमिक मास से बढ़ाया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जीत गया और ये वाला हायर प्रायोरिटी निकल लिया। इन दोनों में लड़ाई हुई, नीचे वाला जीत गया है, नीचे वाला जीत गया, दोनों सेम साइड पर है, तो दैट इज कॉल्ड जेड फॉर्म। ये हमारा क्लियर हो गया। देखो नाम लिखना है, नाम लिखना चाहते हो जेड लिखो, और जैसे IUPAC नेम लिखते थे वैसे लिखो। इसका थोड़ा टफ हो जाएगा, ऑक्सीजन 18 कैसे बताएंगे अपन, लेकिन जेड फॉर्म है, उसके बाद जैसे IUPAC नेम लिखते हैं वैसे ही आप IUPAC नेम के अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो बहुत सिंपल है, जैसे नाम लिखते थे वैसे ही नाम लिखेंगे। तीसरा एग्जांपल देखो इसमें, देखो अगर सेम एटम है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और सेम मास पर चल रही है, ठीक है कोई नहीं। अब बात करें किसकी, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। देखो रूल नंबर 3, पहले एटलीस्ट 3 रूल तो हो जाए तब तो पता चलेगा। अगर पहला एटॉमिक, जो पहला एटम है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, इफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, तब कहां जाए हम, है कि नहीं। अगर एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, एटॉमिक मास भी सेम हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो तो दूसरे एटम पर आ जाओ, सही कि नहीं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम सेम हो जाएगा तो किस पर आएंगे, सेकंड एटम पर। इफ atomic number and atomic mass of first atom is same, first atom is same, then priority is decided by the atomic number and atomic mass of next atom। जैसे लगा रहे हो वैसे ही चलता रहेगा आगे तक, जब तक मिल नहीं जाए, ठीक है कि नहीं, जब तक तुम्हें प्रायोरिटी मिलने जाए। सोचो अगर दोनों में प्रायोरिटी तुम्हें डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेम एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो ना, प्रायोरिटी का कोई बेसिस नहीं है, दोनों सेम ही है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि अगर एटम्स का मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम हो रहे हैं, चाहे आगे तक बढ़ने तक सेम हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, तो फिर वो पेयर सेम ही है, मतलब ग्रुप सेम ही लगाए हुए हैं, फिर वो ज्योमेट्रिकल कर ही नहीं रहा होगा, सही है। यहां से होंगे अब आपके एग्जांपल्स। देखो थर्ड एग्जांपल, अगर एक को देख लिया तो दूसरा देखें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे लगाया हमने, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव के पॉजिटिव, बड़े बड़े एग्जांपल, Na पॉजिटिव यहां लगा दो, हाँ कुछ भी लगा दो, चलो H लगा दो, यहां पे C लगा दो, बच्चों जैसा। चेक करो फटाफट से, वीडियो को पॉज कर लो, चेक करके बताओ क्या बनने वाला है, फटाफट से बताओ। देखो क्या आएगा, हो गया। चलो देखो यहां पर फिर से चेक करेंगे, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी क्लियर है, Cl है, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बढ़ गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट एटम कौन सा है, नेक्स्ट एटम कौन सा है, नेक्स्ट एटम कौन सा है, पोटेशियम है और सोडियम। देखो आयनिक है, चाहे कोई भी हो, टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एटम कौन सा, पोटेशियम, तो ये वाली हायर प्रायोरिटी। सोच लो प्रायोरिटी पूरे ग्रुप की डिसाइड की मैंने, इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी कम, डिसाइड हुई बाय द फैक्टर ऑफ पोटेशियम, ठीक है। हायर प्रायोरिटी कौन सी साइड पर है, अपोजिट साइड पर। देखो बेटा हायर प्रायोरिटी कौन सी साइड पर है, अपोजिट साइड पर है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, दैट इज ई फॉर्म। यही तो समझना है। क्या यहाँ पे सिस्टेंस हो रही है, सोचो क्या यहाँ पे सिस्टेंस हो रही है, नहीं यहाँ पे सिस्टेंस नहीं हो रही है, तो इसमें सिस्टेंस निकालने की भी अभी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से और एग्जांपल्स की। तीनों रूल बहुत ही लल्लू टाइप के हैं, बहुत ही लल्लू टाइप के हैं। चलिए चौथा एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट देखिए फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4।
एग्जांपल नंबर 4 बनाने के लिए क्या करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां लगाओ CH3, यहां लगाओ हाइड्रोजन, ठीक है, यहां लगाओ, क्या लगाए, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और यहां लगाते हैं CH2, बहुत ही आराम से निकालिए, प्रायोरिटी डिसाइड करिए आप किस तरीके से इसके नाम को कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से सोचिए समझिए क्या कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लीजिए, अपन इसको हटा देते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड हो गई होगी बच्चों। वीडियो शॉर्ट इसीलिए है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम भी करना है, ठीक है। देखो करते हैं, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी, पहला कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी मिली कार्बन को, दैट्स इट, पहला वाला प्रायोरिटी कर देते हैं, समझ आ गया, यहां ऊपर प्रायोरिटी है, इन दोनों में प्रायोरिटी कर लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन प्रायोरिटी यहां पर डन है, दोनों प्रायोरिटी कौन सी साइड पर है, सेम साइड पर, दैट इज जेड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है अपनी, जेड फॉर्म, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड पर है तो दैट इज आल्सो अ सिस फॉर्म। अब देखो किसी के दिमाग में कंफ्यूजन फिर पैदा हो जाएगा, सर आपने सिस को जेड लिख दिया या जेड को सिस लिख दिया, अरे यार दो सेम ग्रुप हैं इसीलिए मैं इसको सिस बोल सकता हूं, दो सेम ग्रुप हैं इसीलिए मैं इसको सिस बोल सकता हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो सेम ग्रुप सेम साइड पर होते हैं तब वो सिस कहलाती है, ये बहुत ही क्लियर फॉर्म है। दूसरा क्या है, जेड फॉर्म बोला, जेड फॉर्म किसके को इस पे बोला, प्रायोरिटी बेसिस, वो भी सेम साइड पर, मैं क्या करूं इसमें, मेरा क्या गुना भाई, अगर मैं जेड को, अगर मैं चाहूं तो इसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करके दूसरा कर सकता हूं, देखो फटाफट से, तो भाई मुन्ने राजा ऐसा थोड़ी है, इधर तो आजा, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे लगा दे, यहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर लगा देते हैं अपन CH2Br, यहां लगा देते हैं CH2Cl, ठीक है, और चाहो तो यहां भी लगा दो तुम CH2Cl, और यहां लगा दो हाइड्रोजन। चलो इसको चेक करके बताओ इसको क्या होगा, इसमें क्या आने वाला है, हायर प्रायोरिटी और EZ अगर हो जाए तो तुमसे वो भी बताओ, सॉरी सिस ट्रांस हो जाए तो वो भी देख लो, जल्दी से फटाफट से चेक करके बताओ कि क्या बनने वाला है, तुरंत हो गया होगा, हो गया होगा बच्चों, चेक करते हैं। चलो देखो अगर बात करें यहां से तो इससे अब समझना, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, तो पहली प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई पहले एटम से, अब बाद में आते हैं दूसरे से, इस समझना देखना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे लगाना सीख लो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, भाई सब कुछ पता होना चाहिए तभी बहुत सही तरीके से हो पाएगा। इस कार्बन से जुड़ा हुआ था क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक्चुअली मैं तीनों को दोनों को भिड़वाना चाहता हूं, लड़ा दूंगा, दिन लड़वा दूंगा, तो भाई पहले इस कार्बन और कार्बन में लड़ाई हुई, दोनों को आगे बढ़ गए, अब देखा कि यहाँ पे क्लोरीन है तो ठीक है भैया यहाँ क्लोरीन है, यहाँ देखा यहाँ ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन लड़ने आएगा, यहाँ से क्लोरीन लड़ने आएगा, ये जीत जाएगा, खेल खत्म, है कि नहीं, जीत जाएगा। तो ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमीन की प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी डिसाइड हो गई तो इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी हायर हो गई, समझ जाओ। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन वाले से क्लोरीन को भिड़ा दो, सर आपने हाइड्रोजन वाले से क्लोरीन को क्यों लड़ा, अरे यार एटॉमिक नंबर पे देखो ना, जुड़े तो तीनों ही कार्बन से है ना, आप तीनों को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करेंगे, नंबर के बेसिस पर अरेंज करेंगे और उसके बाद यानी हायर वाले को हायर वाले से, भाई ऐसा थोड़ी है ना कि पहले लड़ाई हो रही है और राजा के साथ सैनिक, नहीं हम तो सैनिक ही भेजेंगे, अबे राजा के साथ राजा लड़ने जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले लड़ने आएगा, अगर प्रायोरिटी वाला ही आ है, नीचे वाले नीचे लगे हुए हैं तो वो ठीक है, तो ये दोनों लड़ लिए, Br का प्रायोरिटी ज्यादा हो गया, इन दोनों में तुम्हें बहुत ही आराम से दिख रहा है कि इन दोनों की हायर प्रायोरिटी में से ये वाला प्रायोरिटी वाला ज्यादा है, ठीक है, तो दोनों की हायर प्रायोरिटी कौन सी साइड है, सेम साइड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड जेड फॉर्म, दोनों हायर प्रायोरिटी। लेकिन अगर हम CH2Cl के रिस्पेक्ट में बोले, देखो ये रहा, तो ये है आपका ट्रांसफॉर्म, ये ही तो इसके मजे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी दूसरे के भाई भाई नहीं है, ऐसा रिलेशन नहीं है, Z ट्रांस भी हो सकती है, Z सिस भी हो सकती है, E ट्रांस भी हो सकती है, E सिस भी हो सकती है, मतलब वो E और Z निकालना है प्रायोरिटी के बेसिस पे, सिस ट्रांस निकालना है दिमाग के बेसिस पे, वो सिंपल सा होता है, वो तो छोड़ देंगे, तो ठीक है। तो चलो ये हो गया है, नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक। देखो अब देख लेते हैं 6 एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, नोट कर लो फटाफट से, ये एग्जांपल आपको दे रखा है, आपको निकालना है, इसमें EZ क्या आएगा,
या सिस ट्रांस तो है ही नहीं है, इजेड आपको निकालना है प्रायोरिटी के बेसिस पर। चेक करो फटाफट से बच्चों, ये क्या आने वाला है आपके पास। देखो वीडियो को पॉज कर लो, रुक जाते हैं 2 सेकंड तक के लिए। ये CH3 है, CH2 से लगा हुआ है, यहाँ CH है, CH3 है, यहाँ पर डायरेक्टली CH और CH3 लगा हुआ है। इस तरीके से काम करना है, चेक करो कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कर देता हूँ। इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो हमें पता है कि पोटेशियम वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि पहला आइटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में प्रायोरिटी डिसाइड हो चुकी है। पोटेशियम के दूसरे आइटम से होगी, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम, तो हो गया कम यहाँ। तो ठीक है, चलो इधर की तरफ आते हैं। इधर की तरफ देखा तो ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, पहले इससे देखा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इससे देखा, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं तुम्हारे पास 2 कार्बन, इस तरीके से लगा लो, इस कार्बन से 2 कार्बन इस तरीके से, और इस कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ऐसे सोचना है तुम्हें। फिर से लिख के दे रहा हूं, इस कार्बन पे जो बनाया है, इससे जुड़े हुए हैं 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। इस वाले से, इस कार्बन से तुम्हें 2 कार्बन जुड़े हुए दिखेंगे और 1 हाइड्रोजन। तो देखो क्या करना है, पहले कार्बन और कार्बन को कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि ये दोनों भिड़ जाएंगे, तुम बताएंगे। हाइड्रोजन और कार्बन को देखोगे तो कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और तुम्हारी प्रायोरिटी देखो बल्कि ग्रुप से नहीं दिखता है, प्रायोरिटी इससे तुम्हारी ये डिसाइड हो जाएगी। बेटा किसी को दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख ले क्या किया है मैंने। कार्बन वेट से नहीं दिखना कि बहुत बड़ा ग्रुप है तो उस हिसाब से होता है, किससे ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, कितने आइटम्स हैं, उससे चेक करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पे देखा है। कार्बन से इस कार्बन को देखा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 कार्बन और हाइड्रोजन देखा, कार्बन कार्बन कैंसिल हो गए, इस हाइड्रोजन से कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा, इस हिसाब से मैंने प्रायोरिटीज की डिसाइड कर दी नीचे वाले की। दोनों हायर प्रायोरिटी कौन सी साइड पर है, फटाफट से सोचो। दोनों हायर प्रायोरिटी की साइड पर है, दोनों अपोजिट साइड पर, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा, ई फॉर्म। ढंग से निकालना सीख जाओ। एग्जांपल नंबर 6, एक और एग्जांपल, इसको फटाफट से सोचो। मान के चलिए आपको दे रखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर आपको ये रिंग दे रखी है, देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको सिंबल सी लगा, नहीं हाइड्रोजन लगा के दिया है, यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं और इसको दे रखा है। ट्राई करिए बेटा ढंग से, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट टाइम भी नहीं लेगा आपसे। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका समझने का पार्ट है। देख लीजिए किससे ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, चेक करिए फटाफट से, तब तक पर इसको हटा देते हैं, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। टाइम होने वाला है डिस्कस का, कर लिया होगा यार, वीडियो को पॉज कर लो और फिर डिस्कस करता हूं। ठीक है, चेक करो, यहां पर डबल बॉन्ड, इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड की। सबसे पहले मैं आऊंगा, मैं यहां से चलूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, इसके सर पे बैठ जाऊंगा, मेरी आंखों के सामने इस दोनों कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, इधर भी इधर भी है, इधर भी ग्रुप है। ठीक है, चलो सर अब देखो डिफरेंस क्या है, इसको यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिखेगा कार्बन, मुझे यहाँ पे दिखेगा कार्बन, बहुत सही बात है, तो मेरे को इधर जाना, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखेगा कार्बन, मतलब एक तरफ मैं जा रहा हूं, एक तरफ तुम जाओ, ऐसा सोचो। तुम्हें दिखेगा ऑक्सीजन इधर और इसको दिखेगा कार्बन इधर, तो तुम्हें ऑक्सीजन दिखेगा, तुम तो होगे सर मेरी प्रायोरिटी ज्यादा हो रही है, देखिए ये फटाफट से समझ जाओ। सबसे पहले जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम होता है वहां तक चलना होता है, उस चलने के बाद तुम्हें दूसरे एटम पे चलना होता है। तो दूसरा एटम तुम डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नंबर, एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है कार्बन, तो तुमने इधर की तरफ चले गए और ये काम हो गया, तुम्हारे इधर से प्रायोरिटी डिसाइड होगी। दूसरी तरफ आ जाओ, इधर इस वाले के लिए लेना चाहते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे एच ही है, चलो एच ही लिखा है वो दिक्कत है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आओगे, इस तरफ देखोगे कार्बन, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन इस पर, तो इसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी ज्यादा होगी। दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, फिर से ये फॉर्म हो गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और भी जरा, तो रूल नंबर कितना हो गया है, 3 हो गया है। रूल नंबर देखो, चौथा रूल, यही चौथा रूल है और काम का जो कि ज्यादा सही है। इसमें अभी तक हमने मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिया है, तो वो भी ले लेते हैं। इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन ब्रेक द पाई बॉन्ड, ब्रेक द पाई बॉन्ड को तोड़ दो एंड अटैच द करस्पॉन्डिंग एटम टू इट, एंड अटैच वैसे ही एटम्स उसको दिखाओ जो पाई बॉन्ड से दिखते हैं, अटैच करस्पॉन्डिंग एटम्स टू इट।
करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है वैसे ही एटम, उसको घर की याद बनाए, करस्पॉन्डिंग एटम टू इट, कि उसको बिल्कुल भी याद ना है उस दूसरे एटम्स की पाई बॉन्ड को तोड़ने से, तो हटा देते हैं इसको। देखिए इसका मजा कैसे आता है। इसके लिए एक तरफ लाइट ले लेता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 6 7 8 हो गया, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां भी भाई चल क्या लेना चाहता है, देखिए ये Cl यहां पे और ये Cl है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे लेके चल रहा हूं बेटा, कोई सिंपल सा आइटम ले लेते हैं पहले तो। यहाँ पे ये CH3 मान लो, यहाँ पे ये CH3 मान लो, इसके पास हाइड्रोजन है, ऐसे मान लिया, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 है और ये हाइड्रोजन है, बस ऐसे ही निकालो कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो सकती है। इस केस के लिए आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई तो मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर दिक्कत होती है तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ी हो रही है, चेक करना। इन दोनों में तो प्रायोरिटी बकवास है, इसकी है, इन दोनों में निकालनी है। मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एटम लगाएंगे, देखो इसके पास हाइड्रोजन तो खुद का है, मैं क्या करूंगा मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ दूंगा, मतलब मैंने ये तोड़ा पाई बॉन्ड धड़ल्ले से तोड़ा, पटक ऐसा पटक टूट गया। अब इस बेचारे को इस पाई बॉन्ड के थ्रू क्या दिख रहा था सामने, कार्बन दिख रहा था, कार्बन दिख रहा था, तो मैं एक इमेजिनरी इस बेचारे को कार्बन दिखाऊंगा, देखो इस इमेजिनरी कार्बन दिखाऊंगा, ऐसे स्टार लगा दूंगा इस पर, ये इमेजिनरी है, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, बस। इस कार्बन को भी इधर देखने पे क्या दिख रहा था, CH3, तो इसके लिए भी इमेजिनरी एक CH3 खड़ा करता हूं, कार्बन और तीनों हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, देखो मैंने वो पाई बॉन्ड तोड़ के इमेजिनरी चीजें लगाई प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो ग्रुप वही रहेगा, ग्रुप वही रहेगा। तुमसे कहा जाएगा ना प्रायोरिटी डिसाइड करो, तो तुम डबल बॉन्ड वाले की ही प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हो, ऐसे ये समझ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर करके कर सकते हो, ठीक है। इसको चेक करो, ये हो गया। अब इन दोनों में से इधर गए तो हम गए भैया, हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमको कुछ नहीं दिखा, तुमको यहाँ कार्बन दिखा, बहुत सही बात, तुमको यहाँ CH3 दिखा, CH3 दिखा, बहुत सही। तुमको आगे चले तो आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर आ गए क्योंकि CH3 सेम दिखा, इधर जाके कोई फायदा नहीं है, आगे चलते हैं, इधर लाइन है, आगे चले तो यहाँ पर तुम पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे तो तुम्हें CH2 दिखा, यहाँ पे देखा तो तुमने CH3, बंद हो गई लाइन, लेकिन इसको CH3 और दिखा, तो हायर प्रायोरिटी इस CH2 वाले CH2 की हो गई है, सोच लो। इस तरीके से इसमें लेके चलना है। इसकी हायर प्रायोरिटी नहीं हुई, दोनों हायर प्रायोरिटी क्या है, अपोजिट साइड, ये कौन सी फॉर्म हुई, ई फॉर्म। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन CH, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इस पे निकालो, जैसे चाहे वैसे निकाल के दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जैसे चाहे आप सोच सकते हैं कैसे निकालना है आपको, वैसे ही आप इसको ट्राई करें। C डबल बॉन्ड OH दे रखा है, देखो मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करिए, जो एटम उसको लगता है दिख रहा था वही उसको दिखाइए। मैं बता रहा हूं, ये डायग्राम नोट करने के बाद एक और नीचे डायग्राम दूसरा बनाना चालू करना, जिससे कि इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी गंदी ना हो। क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां से इसको तोड़ो, इसको क्या दिख रहा था, हाइड्रोजन को नीचे दिया था थोड़ा सा, इसको क्या दिख रहा था, ऑक्सीजन दिख रहा था उससे, तो तुमने इसको ऑक्सीजन दिखाया कि तू देख ऑक्सीजन, ये लगा, और इस पर हाइड्रोजन लगा दो, इसको इस ऑक्सीजन को इसके क्या दिख रहा था, कार्बन दिख रहा था, तू देख भाई कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिनरी लगा दो, ऐसे। अब सोचो, इसको एक तरीके से दो ऑक्सीजन दिख रहे थे, अबे वही तो है, इसको इस कार्बन को ना मल्टीपल बॉन्ड की वजह से दो कार्बन दिख रहे थे, अबे वो दोनों बॉन्डों से कार्बन दिख रहा था, ये दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन दिख रहा है, इससे भी दिख रहा है, तो तीन ऑक्सीजन दिख रहा है इसको एक तरीके से, है कि नहीं। ये कार्बन इन दोनों दो बॉन्ड से ऑक्सीजन को दिख रहा है, एक बॉन्ड से इसको, तो तीन ऑक्सीजन दिख रहे हैं एक तरीके से, उसको दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में दिख जाएगा प्रायोरिटी गिरेगी, कोई बात नहीं, पहले भी अपन ऐसे निकालेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके लिए एक इमेजिनरी दिखाएंगे, क्यों, कौन सा वाला, इसको ऑक्सीजन दिख रहा था तो तुम ऑक्सीजन दिखाओ और लगाओ हाइड्रोजन, ये हो गया। इसको ऑक्सीजन दिख रहा था तो इसको CH3 दे दो, ये हो गया। प्रायोरिटी डिसाइड करनी, तो देखो हम यहां से चले, इस कार्बन पर आए, इस कार्बन पर आए, इस कार्बन पर आए, इस कार्बन को एक दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन ही दिख रहे हैं। फिर से बोल देता हूं, इस पे ऐसे लिखना पड़ेगा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इस वाले से इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ा है, चाहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ब्लैक वाला है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, ये स्टार वाला है और ये भी ब्लैक वाला ही, ऐसे तो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो हायर प्रायोरिटी किसकी हुई, इस वाले की। समझ जाओगे बेटा, इसी तरीके से
हायर प्रायोरिटी किसकी हुई, इस वाले की। हायर प्रायोरिटी दोनों किधर है, सेम साइड है, कौन सी फॉर्म कहलाएगी, जेड फॉर्म कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ग्रुप्स निकालने होंगे बच्चों। ध्यान रखिए ये प्रायोरिटी का फॉर्म इस तरीके से ही काम करता है। 4 रूल्स है, रूल्स तो भी एक और है इसमें, 2 रूल्स और है, एक क्या वो एक ही में हो जाएंगे, लेकिन यही है मेजॉरिटी ऑफ रूल्स। पाइप बॉन्ड को ब्रेक करिए या एटम्स के अकॉर्डिंग आप निकालते चलिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, चेक कर पाएंगे आप। एग्जांपल नंबर 10, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओ Cl, यहाँ पर लगाओ तो ऊपर ऊपर इस तरीके से क्या लिखेगा, ऐसे लगाओ डबल बॉन्ड यहाँ पे और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे। ट्राई करो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फटाफट से निकालो, बहुत इजी है। तब तक अपन इसको बता देते हैं, हटा दे। वीडियो को पॉज कर लो यार तब तक, और चेक करके देखो इस पे कि किस तरीके से आप प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई भी काम ऐसा है नहीं, बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। देखो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। बच्चों को आप बहुत आराम से दिख जाता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड पास में दिख रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात। देखो क्या करना है, यहाँ जाओगे इस पे, इसको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे जाओगे तो इसको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2, हाइड्रोजन दिख रहा होगा बाकी। हायर प्रायोरिटी ये वाली, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, 1 2 3, एक ये वाला, एक इसके ये वाला और एक ये वाला, 3 दिख रहे हैं। इसको एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और लगा होगा, 3। तो यानी कि दोनों की प्रायोरिटी कैसे हो गई, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, दैट इज ई फॉर्म। इस तरीके से आपको निकालना है, समझ जाइए। 10 क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी, समझ जाइए कैसे ई फॉर्म निकालना है। डीबीबी भी दूंगा, उसमें आप प्रायोरिटीज को निकालना और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आगे का। रूल नंबर 5 लिख देता हूं, देखो, लोन पेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, ये लिख दे रहा हूं उसमें, लोन पेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रुप, कंसिडर्ड एज ग्रुप विथ 0 प्रायोरिटी। हाइड्रोजन की एक होती है तो लोन पेयर की 0 विथ 0 प्रायोरिटी, इस बेचारे की 0 मान लो, 0 प्रायोरिटी, ठीक है। तो एक हो गया। Z की प्रायोरिटी ज्यादा होती है E से, Z इज मोर प्रायर ओवर E, R इज मोर प्रायर ओवर S। ये आपको दिमाग में रखना है, अभी रख लो क्योंकि अभी थोड़ी देर में काम कर लेंगे अपन इसका। ये आपके पास सारी चीजें हो गई। लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रुप विद 0 प्रायोरिटी। इसके लिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 11 फटाफट से। कार्बन डबल बॉन्ड, यहां CH3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर OH, दैट इज ऑक्साइन। इसकी प्रायोरिटी आप बताएं फटाफट से कि किस तरीके से आप इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे निकाल सकते हो। चेक करो, हो गया होगा यार। लोन पेयर इज 0 प्रायोरिटी है, करना है, डन। चेक करते हैं, देखो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी CH3 वाला, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी 0 है तो ये वाला। इन दोनों हायर प्रायोरिटी क्या है, अपोजिट साइड, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई फिर से अगेन, ई फॉर्म। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरीके से ही आपको सारी चीजें निकालनी है। अब बात करते हैं Z और E की कहां कर लिया, और RRS कब आएगा। RRS तो बाद में आएगा, लेकिन Z और E की प्रायोरिटी को भी देख लेते हैं कि भाई सर आप Z और E की प्रायोरिटी को कहां मैच करवा दोगे। 2 की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, निकालते तो हम एक ही में है ना, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जांपल नंबर 12 में लल्लू बना देते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये दे रखा है ऐसे ऊपर इस तरीके से, यहाँ पर Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये मौज कर दी भाई, ये तो सब मौज हो गई। ये क्या किया है, कितने की प्रायोरिटी निकालनी, सबकी प्रायोरिटी निकालनी है, सबकी ही प्रायोरिटी निकालनी, इसकी भी और बाकी तो जो कुछ है ही नहीं। तीनों की प्रायोरिटी निकालनी है आपको। किसकी प्रायोरिटी पहले निकालोगे ये सोचो। अरे 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 ये वाला ज्योमेट्रिक क्लास में तो चोरी कर रखी हूँ, क्योंकि ये तो आपने दोनों सेम दे दी, कैसे होगा है ना। क्या ये ज्योमेट्रिकल, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम है, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है, नहीं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चेक करते हैं, लेट मी चेक। इसकी तो है ना, ये तो कर रहा है ना, इसकी प्रायोरिटी तो डिसाइड कर सकते हो। जैसे इसकी प्रायोरिटी एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी है, अपोजिट साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म है, जेड फॉर्म, सॉरी ई फॉर्म।
क्लियर है? इन दोनों में हायर प्रायोरिटी कहाँ है? ऊपर है और ऊपर, तो ये कौन सी फॉर्म है? जेड फॉर्म है, ठीक है कि नहीं? अब आप एक बात बताओ, क्या इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है? क्या इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है? क्या नहीं, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। तो क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम भी नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट फॉर्म हो गई। ये इसके दोनों अटैच पे लगे हुए तो बताओ इसके पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या दोनों अब ये सेम हो गए? नहीं, दोनों डिफरेंट हो गए। हाँ, तो दोनों डिफरेंट हो गए तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे एग्जांपल मिल जाते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। प्रायोरिटी की बात आती है तो इसमें तो इन दोनों में प्रायोरिटी है, लेकिन इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए हमने रूल बनाया, क्या 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 z इज मोर प्रायर ओवर e। तो मतलब दोनों अगर सेम है तो किसको प्रायोरिटी लूंगा? z वाले को प्रायोरिटी लूंगा। तो दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम साइड पर है, कौन सी फॉर्म हो गई? e फॉर्म। तो इसको इधर मत देखो, ये है अब e फॉर्म, क्योंकि तीनों की अलग अलग आ रही है, तो तीनों के लिए अलग अलग दिखा सकते हैं आप। रिमेंबर, तीनों की अलग अलग आ रही है तो तीनों के लिए आप दिखा सकते हैं। मैं इसका आईपीसी नेम भी लिख के आगे बता दूंगा कैसे बन रहा है, ठीक है? तो ये हो गया, इस तरीके से क्लियर हो गया होगा सबको। एक आईपीसी नेम अपन लिख के भी देते हैं कि आप कैसे आईपीसी नेम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर की बात की है। जैसे ये दे रखा है, ये सिंपल टाइप का लिख लो, जैसे कि आईपीसी नेम ही तो लिखना सीखना है ना, तो वो समझ में आ जाएगा। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसकी फॉर्म ई। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसकी फॉर्म ई। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले बताया था सिस और ट्रांस को पहले लिखते हैं, ऐसे इसको लिख दो। ये ई किसका कॉन्फ़िगरेशन है? 2e 4e, ऐसे लिखना होगा डब्बे में बंद, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पहले बताया। अब नाम लिखो, कितना है? 6, दैट इज हेक्स 2, 4 डाई ई। इस तरीके से आप कंप्लीट आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो किसी भी कंपाउंड का विद कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आगे बता दिया, ये 2 और 4 पे जो डबल बॉन्ड लगे ना, उन दोनों का ई और ई है। नंबर्स बताए, 2 पर ई है, 4 पर भी है। जेड होता तो जेड की फॉर्म में लिख देता, कुछ और होता तो कुछ और की फॉर्म में लिख देता। सही है? चलिए देखिए, ये फिनिश हुआ आपका नॉमेनक्लेचर, ये कैसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब मैं बताता हूं स्टीरियोजेनिक एरियाज कि किस किस के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। एक तो आपने देखो, मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। फिर उसके साथ साथ तुम्हें ये भी देखना होता है कि वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल है या ट्राइफिनाइल है, उसमें से क्या हो सकता है। ये मैंने सिर्फ सिस्टम बताए हैं, मैंने ये नहीं बताया कि ये कैसे फॉर्म शो करेंगे, वो भी देख लेते हैं सिस्टम के साथ साथ, ठीक है? चलिए, तो स्टीरियोजेनिक एरियाज चेक कर लेते हैं फटाफट से कि कौन से स्टीरियोजेनिक एरियाज हैं जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। स्टीरियोजेनिक का मतलब यही होता है, ये स्टीरियो वो एरिया, जेनिक का मतलब एरिया, इसकी तरीके स्टीरियोजेनिक मतलब कि कौन से पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकती है। तो लिखें स्टीरियोजेनिक एरियाज, स्टीरियोजेनिक एरियाज विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाले हैं, ठीक है? चलिए चेक कर लेते हैं स्टीरियोजेनिक एरियाज कौन से। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड्स के बारे में, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस तरीके से काम करता है, ज्यादा नहीं है, सारे ही थोड़े थोड़े हैं, बस इसमें एक और चीज बतानी है, वो देखते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, बताइए तुम्हें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहां जा रहा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है। इस तरीके से तुम्हें लिखे चलना है, ठीक है? मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में कैसे, अगर ऑक्साइन होते हैं, ऑक्साइन, अब पहले बेटा ऑक्साइन का दिमाग में समझना, क्योंकि यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर और आता है, सिर्फ ऑक्साइन्स के टाइप्स के लिए ही लिखा जाता है, नाइट्रोजन के लिए ही लिखा जाता है कि कैसे आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इसको समझना कैसे नॉमेनक्लेचर अपन कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं है। मान के चलिए ऑक्साइन ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर होगा R, यहां पर H और या फिर RH, कुछ भी लगा दो, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लगा दो, ये ग्रुप लोन पेयर और यहां पर होगा OH, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइन ग्रुप, ऑक्साइन, ठीक है?
ये या तो एल्डिहाइड से मिलकर बनता है या कीटोन से मिलकर बनता है। इसके रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। रिएक्शन कैसे, जैसे एग्जांपल नंबर 1 इसी में ऑक्साइन में एल्डिहाइड से करके बताता हूँ। एल्डिहाइड से मतलब फ्रॉम एल्डिहाइड से बता देते हैं। देखो रिएक्शन का इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको नाम लिखना आना चाहिए, तो थोड़ा सा नाम के लिए एल्डिहाइड की जरूरत पड़ रही है। एल्डिहाइड के लिए मैं सबसे पहले CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, बच्चों जैसा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और ये क्या रहता है NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्साइल एमीन। ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, हाइड्रोक्साइल एमीन। जब अपन 12th में एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये भी पढ़ते हैं। तो वाटर रिमूव हो जाता है इस तरीके से, पानी निकाल दो बाहर, H पॉजिटिव की प्रेजेंस पे हल्की सी pH ले लो, मतलब pH की जरूरत नहीं है, मैं इतना लिख नहीं रहा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या फायदा। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो दोनों फॉर्म बन सकती है। कैसी, एक तो यहाँ OH इधर हो, लोन पेयर ऊपर हो और H यहाँ लगाओ प्लस, दूसरा क्या हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH ऊपर लगा हो, लोन पेयर नीचे की तरफ हो और यहाँ पर CH3 हो और यहाँ पर हो H। देखो दोनों, इसमें एक टाइप का नॉमेनक्लेचर और ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। देखो सिन फॉर्म एंटी फॉर्म भी बोलते हैं कभी कभी, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, जो कि इसी के लिए जनरली यूज होता है, सिर्फ इन्हीं के लिए, स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए। कैसे यूज होता है वो देखते हैं। ये होता है H और OH की प्रेजेंस, मतलब H और OH से डिसाइड करते हैं, मतलब H एंड OH सेम साइड पर है, सेम साइड पर है तो उसको सिन लिख दो, और अपोजिट साइड पर है तो अपोजिट साइड पर है तो क्या लिख दोगे यार, एंटी लिख दो, बस खत्म हो गया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिन, दोनों केस में H और OH क्या है, सिन साइड पर है तो उसको लिख दूंगा सिन। यहां पर क्या है, मिथाइल, देखो सिन पर मिथाइल एल्डोक्साइड, बस इतना लिख के दिखाना होता है इसको, समझ लो कैसे है। ऑक्साइन है, हाँ ऑक्साइन का मतलब ये करो, एल्डो लिखा है, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड से बना है, तो एल्डिहाइड का मतलब ये करो, खुद बताएगा, चीख चीख के H आ गया हमारे पास। इस मिथाइल का मतलब है इस बगल वाले पर सिर्फ H लगा हुआ है, दैट्स इट। यही जरूरी है इसमें यही जरूरी है कि अगर हमें पता चल जाए कि सिन है तो ये इधर CH3 और ये लिख दिया मिथाइल एल्डोक्साइड, दैट्स इट, खत्म हो गया। समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम साइड पर H और OH थे, इसमें से अपोजिट साइड पर है तो ये एंटी हो गया, एंटी लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, एंटी पर मिथाइल एल्डोक्साइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड से मिलकर बनाया है इसीलिए एल्डोक्साइड। फिर पता कैसे चलेगा एल्डिहाइड से, अरे यहाँ पे दूर से दिख जाएगा H है मेरे पास, H है मेरे पास, ठीक है, समझ लो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड चेक कर चुके हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के लिए भी चेक कर चुके हैं, कैसा कुछ नहीं है, सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी, बिल्कुल। एक एग्जांपल इसमें हो जाएंगे आपसे, चेक करते हैं आगे। एल्डिहाइड के पार्ट पर देख लिया है तो कीटोक्साइन के भी पार्ट पर देख लो, कीटोन के पार्ट पर भी देख लो। कैसे, एक रिएक्शन एल्डिहाइड से हो गई है तो दूसरी कीटोन से करो। कीटोन से कराओगे ना तो सबसे छोटा कीटोन कौन सा होता है, एसीटोन। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर एसीटोन से करा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH3 का पैक कर दे, दोनों सेम साइड पर सेम ग्रुप हो जाएंगे ना, तो वो शो नहीं करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन है कि नहीं, दोनों सेम हो गए तो काम नहीं करेगा। तो अब क्या करो, फिर से NH2OH, इसको कन्वर्ट कराओ, फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराओ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब क्या लगाओगे, लोन पेयर, यहाँ क्या लगाओगे, ET, यहाँ क्या लगाओगे, OH। ओ यहाँ तो सर आएगा नहीं, यहाँ तो तुम कर नहीं पाओगे। अब कैसे करेंगे अपन, यहाँ ET, ऊपर क्या आया OH, यहाँ क्या आया लोन पेयर। हाँ सर अब बताओ, पहले तो H और OH के रिस्पेक्ट में बोल दीजिए कि सिनोनिटी है, यहाँ H तो आएगा ही नहीं, कीटोन में H होता ही नहीं, यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अब कैसे करोगे, तो अब यहाँ पर बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, तो लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, OH तो है ना, H नहीं है तो क्या हुआ, OH तो है, OH के सामने वाले को सिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो OH के सामने ही तो H था ना, तब सिन बोल दे, OH के सामने वाले को सिन बोल दो, OH के अपोजिट वाले को एंटी बोल दो, मतलब दोनों तरीके से लिखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूजन ही मार दो। कैसे, OH के सामने अगर मैं सिन बोल दूं तो सिन के सामने क्या है, इथाइल है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, सिन इथाइल मिथाइल, कॉमन लगा लो, सॉरी कॉमन सिन इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल, कीटोन से बनाया तो कीटोन का लिख के बताओ उसको कीटोन से बनाया है।
अगर ठीक है सर किसी मैं तो सिन से नहीं लिखूंगा, मैं तो एंटी से लिख दूंगा भैया, मैं तो मिथाइल के, तो एंटी लिखो। एंटी पे उसको क्या दिख रहा है, पहले क्या, पहले जो दिखेगा वही लिखो। एंटी पे उसको मिथाइल इथाइल कीटोन हो गया कि नहीं भाई, दोनों लिखने पड़ेंगे, तो कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको क्या लिखा, OH के सामने कौन सा ग्रुप है। सेम चीज यहाँ पे OH के सामने कौन सा ग्रुप है, CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिन मिथाइल इथाइल कीटोन। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, एंटी सॉरी बेटा, एंटी पर हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हुआ तुम्हारा इस दोनों तरीके से काम करने का वे, ठीक है। सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर हो गया, ये तुम्हारा पहला तरीका हो गया। कौन सा वाला, पहला तरीका हो गया डबल बॉन्ड के थ्रू। इसको नोट कर लीजिए, इसको बहुत आराम से पहले मैं मिटा देता हूं, नोट कर लो फटाफट से। चलो बच्चों सेकंड देखते हैं आप, साइक्लोएल्केन के लिए। साइक्लोएल्केन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि साइक्लोएल्केन किस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम की तरह काम कर सकता है। वही है, सिंपल तरीका बना रहा हूं बस डायरेक्टली जल्दी से। देखिए कार्बन अब इस तरीके से दे रखा होगा, ऊपर लगा दो आप कुछ भी, Cl लगा दो, इस बार मैं Cl लगा दे रहा हूं, पहले मैंने CH3 लगाया था, ये H और इस तरीके से H लगा सकते हो। ये एक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज सिस फॉर्म का। आपको ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कि सर ऐसे क्या मिल गया, डबल डंडे ऐसे तो खड़े कर देता है कभी कभी, H यहाँ लगा देगा, H यहाँ लगा देगा, ऊपर Cl यहाँ Cl, तो ये भी कौन सी है इसकी, सिस फॉर्म ही है, ये सेम ही बनाई मैंने, ये और ये सेम ही है, ऊपर दोनों Cl ऊपर। दूसरा बना दो इसका तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म कैसे बन जाएगा, अब इन दोनों बॉन्ड्स को मैंने ऊपर और नीचे की तरफ दिखाया, तो Cl एक ऊपर Cl एक नीचे, यहाँ पर H यहाँ पर H, ये दोनों इस तरीके से, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, आप ट्रांसफॉर्म। ढंग से समझ लेना, ये इसी तरीके से ही लिखती है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रांस, ठीक है। तो दूसरा रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम है हमारे पास साइक्लोएल्केन। तीसरा जो जरूरत पड़ती है दैट इज साइक्लोएल्कीन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एल्केन में देखना है एल्कीन में देखना है, क्योंकि अगर साइकिल लगा दोगे ना तो साइकिल में ही घूमते रह जाते हैं, ऐसा साइकिल लगाइए क्या लगा दिया, इसको ढंग से समझ लेना। साइक्लोएल्केन के लिए, एल्कीन के लिए देखो इसका एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपको ये पता है डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही, तो देखो ये एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, सही है। कौन सी फॉर्म है ये डबल बॉन्ड, बताओ ये डबल बॉन्ड के अबाउट कौन सी फॉर्म शो कर रहा है, मुझे दिख रहा है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म, सही है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, देखो हाँ नहीं पता नहीं, सिस है, ट्रांस बनी कि नहीं पहले ये तो देख लो, तभी तो कहोगे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा उसका कि नहीं। एक ही फॉर्म बना के छोड़ दोगे तो कंपाउंड एक ही रह जाएगा। ट्रांस बनाना है, ट्रांस कैसे बनेगा, इसको तो रोक दो यहीं पे, इसको फिक्स करना है, इसको उठा के इधर लेके आना है, पता है ये वाला बॉन्ड घूम जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए, तो पता है ऐसा दिखता है कुछ, मतलब 1 2 3, मतलब यहां पे लिखना है 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे बनाओगे, पता है नंबरिंग ये तो आप खुद से कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहां पे करोगे ना 1, वो मेरी नंबरिंग पर ध्यान मत देना कि मैंने डबल बॉन्ड के बीच में नहीं किया, समझ में, मैंने कार्बन से कर दिया, पी दूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन है, इसके पैर फैल जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है भैया, पैर फैल जाते तो मतलब ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तुमने 120 डिग्री एंगल घुमा दी, पता ही नहीं चला, तो दैट इज ट्रांस, इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो सोचो सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होता है, 3 मेंबर का, ये तो तुमने 6 का बनाया है, तो मतलब 6 तक में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो कब करेगी सर, कब ऐसा होगा जब एंगल स्ट्रेन का काम खत्म हो जाएगा, तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, यानी लिख लेना ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल की वजह से ज्यादा एंगल में दिक्कत हो रही है इसलिए, तो कब एग्जिस्ट कर सकती है वो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना एल्कीन के केस के लिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना बहुत काम आते हैं कि एल्कीन के केस के लिए किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिएगा फटाफट से, 6 मेंबर वाले एल्कीन के लिए कार्बन अगर 3 से चलोगी ना, तो अगर C3 से बात करें, C3 से लेके C7 तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, जिसमें कि सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करती।
सिस बताओ, सिस होती है, ट्रांस नहीं होती है एंगल स्ट्रेंथ की वजह से, तो होती नहीं है, ठीक है। सी 8 से तो चालू होती है और सी 12 तक जाती है, 8 से चालू होती है 12 तक जाती है, 8 से 11 तक, मतलब 12 तक ही जाती है, 11 तक ही ले लो, 11 तक जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, सिस भी एग्जिस्ट करती है, ट्रांस भी एग्जिस्ट करती है, फिर सिस ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस से, ये भी एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन लिख रहा हूं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ये रीजन है इसका। 8 का बना दूं, 8 का बना दूं, 8 का ऐसे बनेगा, देखो ये बना दूं ऐसे, ऑक्टागन बना दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, दोनों सेम साइड पर है, ये सिस फॉर्म है इसकी, इसको मोड़ दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पीछे की तरफ जाता हुआ ऐसे, तोड़ता हुआ ऐसे, गड़बड़ हो गई, नीचे और इधर ऐसे बना दो, और ये ऊपर लगाओ डबल बॉन्ड, ये पीछे की तरफ है भाई, ये पीछे की तरफ लगाओ, नीचे की तरफ कैसे भी देखो, ये ऐसे देखो, नंबरिंग है 1 2 3 4 5 7 8, तो नंबरिंग यहाँ कर दो 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ जाता हुआ ये 6 7 8, ये है, इस तरीके से घुमा दिया गया, तो ये इसकी ट्रांस है और ये इसकी सिस फॉर्म है। याद ये पॉइंट रखने हैं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 से 12 तक, ठीक है। C12 की जितना भी ऊपर जाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी, हमें पता होता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, पर इस वाले केस के लिए सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये याद रखना पड़ेगा, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्वेश्चंस आते हैं इसमें मीन्स पर, दिमाग में डाल दो, दिमाग में, ठीक है। तो 12 से ऊपर में फिर से जाके किसी ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 12 का भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ऐसे लंबा चौड़ा सा डायग्राम बना सकते हो ऐसे, 12 का सिस, और दूसरा ट्रांस बनाना चाहते हो तो ट्रांस, ये डबल बॉन्ड है। अब कहोगे सर पोजीशन आइसोमर्स, अबे करे पोजीशन आइसोमर्स तो तब होंगे ना, ये नंबर जब चेंज होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पोजीशन आइसोमर्स तो तब चेंज होंगे ना जब नंबर चेंज होंगे, नंबर्स वो सेम ही पोजीशन पर है, बस वो उठा के घुमा के इधर लिखे, क्योंकि वो अपोजिट इधर लिखेंगे, सेम इधर लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। तो ये साइक्लो एल्कीन का केस हो गया, ठीक है। चलिए इसमें एक और केस देखिए फटाफट से, साइक्लो एल्कीन का केस आपने चेक कर लिया। साइक्लो एल्कीन के बाद ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल का और दिखाता हूं, परपेंडिकुलर सिस्टम बताता हूं आपको कि परपेंडिकुलर सिस्टम में किस तरीके से काम कर सकता है, आपको बहुत आसान है, परपेंडिकुलर सिस्टम में ऐसा कुछ भी पहचानने का जरूरत पड़ता नहीं है, फटाफट से चेक कर सकते हैं। देखिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल चेक करते हैं, नेक्स्ट है, कितने हो गए, चौथा हो गया एग्जांपल, चौथा हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल, सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल ट्राइफेनाइल। आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट ठीक है, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा जरूरी स्टेज के लिए सारे हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। बाइफेनाइल का एग्जांपल लेते हैं, आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें हो रही है कि नहीं। देखो मैंने बताया था परपेंडिकुलर सिस्टम होता है, मैंने पहले ही बताया था परपेंडिकुलर सिस्टम होता है, ये एक रिंग और ये रिंग इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से रिंग, यहाँ ग्रुप ऊपर, यहाँ ग्रुप इधर, ग्रुप छोटे छोटे लगा दो, कोई ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लगाओ तुम अपने सहूलियत के हिसाब से बी आर, यहाँ लगाओ एच, यहाँ पीछे की तरफ देखो बी आर और यहाँ देखो एच। अब बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बताओ, सोचिए बताओ, ये परपेंडिकुलर सिस्टम है, फटाफट से सोचिए बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परपेंडिकुलर सिस्टम शो कर रहा है, सोचो जल्दी से, मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए परपेंडिकुलर सिस्टम है, परपेंडिकुलर सिस्टम में एक रिंग को मानो फ्लैट इस तरीके से, इस रिंग को मानो ऐसे, ये बी आर है, ये बी आर है, बताओ एरियल डिस्टेंस बिटवीन बी आर एंड बी आर चेंज हुई है। अगर मैं ये रिंग है और इसको घुमा के आगे की तरफ ले भी आऊंगा, ऐसे कर दूंगा, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगी ना, इससे इसकी डिस्टेंस, इससे इसकी डिस्टेंस सेम रहने वाली है, बिल्कुल समझ सकते हो भाई। इस बी आर से इधर बी आर की डिस्टेंस ये L1, दूसरा एग्जांपल इसका ए, और ये बी बनाओगे ना, इसी का ही दूसरा बनाओगे आप, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, आगे की तरफ बी आर और यहां पर एच, बाकी सब जगह ग्रुप लगा देना, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, सब जगह ग्रुप। यहां लगा दो आप बी आर और यहां लगा दो आप एच,
तो देखो इससे इसकी डिस्टेंस दैट इज L2 और ये L1, वेयर L1 इक्वल्स टू क्या होगा L2, दे आर नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यही तो फायदा है इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ट्राइफिनाइल, देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं इसके दूसरा एग्जांपल बना, ट्राइफिनाइल का मतलब होगा इसी रिंग में एक और हम फ्लैट जोड़ देंगे, देखो ऐसे। तो बताओ ये इसके परपेंडिकुलर थी, ये इसके परपेंडिकुलर थी, ये तो इसके प्लेन में आ गई है कि नहीं। यहाँ ग्रुप लगाऊंगा मैं, यहाँ L1 L2 हटा दूंगा सारे कुछ, ये L1 L2 हटा दूंगा मैं, यहाँ पे यहाँ ग्रुप लगाऊंगा, G यहाँ पर है, यहाँ पर भी G, ये सब ऑटो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं अपने सहूलियत के लिए। लो ऊपर लगाऊंगा BR, नीचे लगाऊंगा बेटा H, समझो ये दोनों फ्लैट हो गए, एक ही प्लेन में आ गए, तो इनसे इसकी डिस्टेंस दैट इज L1। और मैं अगर इसको घुमा दूंगा तो BR नीचे हो जाएगा, यहाँ पे इसको घुमा दूंगा तो L2, और L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, एरिया डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफाइड ग्रुप इज चेंज्ड। तो ये होगी इसकी, देखो दोनों ग्रुप सेम साइड पर हैं, दैट इज सिस फॉर्म, यही तो बात है इसकी, ये सिस फॉर्म कहलाएगी। अब ऐसा कह दो सर सिस फॉर्म तो डबल बॉन्ड के लिए, अरे मैंने रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के लिए बताया था सिस और ट्रांस करना, मैंने डबल बॉन्ड के लिए नहीं बताया था। तो ये सिस फॉर्म है, इसी को मैं सेम साइड प्रायोरिटी करो तो ये कौन सी फॉर्म है, ये Z फॉर्म की है, सेम तरीका है, ठीक है। तो इसमें भी लगा सकते हो इसी तरीके से, यहाँ पर नहीं आप ग्रुप को लगा के यहाँ ग्रुप और फ्लैटरिंग लगा देना इस तरीके से, और यहाँ पर भी ग्रुप को अटैच कर दीजिएगा, और यहाँ H और यहाँ BR लगा दो आप, इस BR के रेस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक जाएगा L2, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, बड़ा हो जाएगा नहीं। तो ये कौन सी हो गई, ट्रांस, ठीक है। बोर्ड बड़ा कर रही सोच रहे हैं यार, थोड़ा सा बस एक टारगेट है, मीट कर जाएगा तो बोर्ड बड़ा करेंगे उसको जरूर, बस थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, इस पर भी चेक करना आना चाहिए, इसके तरीके पर चेक करना बहुत जरूरी है कि कैसे ये बनते हैं, ठीक है। देखो आज के लिए इतना काफी है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और बताऊंगा, एक्चुअली मुझे एक और बताना है स्टीरियोजेनिक एरिया, कि किस स्टीरियोजेनिक एरियाज के अबाउट और हो सकती है, दैट इज क्यूमुलेंस, इंपॉर्टेंट है, एडवांस में आता है कभी कभी, और मेंस वगैरह में भी आता है, नीट में भी थोड़ा सा कभी कभी आता है, बट वो एडवांस लेवल तक है कि क्यूमुलेंस किस तरीके की ज्योमेट्री होती है। परपेंडिकुलर सिस्टम की ही एप्लीकेशंस है, परपेंडिकुलर सिस्टम की ही एप्लीकेशंस है, तो वो अपन वहां पर चेक करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट वीडियो आपको थर्सडे को मिलेगा, उसमें अपन क्यूमुलेंस पढ़ेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कैलकुलेशन के लिए आपको पता रहना चाहिए, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, इजी है यार, बस थोड़ा सा अगर रेगुलर वे में डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आई होप पढ़ते रहिए, आई होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।